नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अब पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संविधान के स्रोत क्या हैं, कौन से देश से हमने कौन से प्रावधान लिए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, कुछ खास देशों से हमने क्या किया है, संविधान के विषय लिए हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा प्रभाव की बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से हमने सबसे ज्यादा प्रावधान लिए हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसके हेडिंग क्या है, अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो अभी तक जो भी विद्यार्थी या जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर करें, जिससे क्या हो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप इस श्रृंखला से कंटिन्यू जुड़े रहें। आपकी कोई भी विषय या आपका कोई भी वीडियो क्या ना हो सके, मिस ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो या अगला लेक्चर, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, सबसे लंबा है। उसमें 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। अब 395 आर्टिकल के अगर सब टाइटल जोड़ दिए जाए तो 448 448 क्या हो जाते हैं, आपके आर्टिकल हो जाते हैं। अब अगर बात करें अनुसूचियों की, तो संविधान के प्रारंभ पर जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो हमारी अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 8। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, हमारी 12 अनुसूचियां हैं। और यही 12 अनुसूचियां हम आज पढ़ने वाले हैं और यहीं के यहीं क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। एक एक करके हम प्रत्येक अनुसूची को समझेंगे और यहीं के यहीं क्या करेंगे, याद करेंगे। यहां से आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो यहां पर हम एक एक करके इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल भी मिस ना करें और अच्छे से समझें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आपको पहले बताया था भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अर्थात भारत सभी राज्यों से मिलकर बना हुआ है और किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारत के क्षेत्र में राज्य भी आते हैं और हमारे क्या आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आएंगे, आपकी अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी परिवर्तन होगा वो किसमें ऐड हो जाएगा, आपकी प्रथम अनुसूची। क्लियर। तो प्रथम अनुसूची बहुत सरल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय अनुसूची बहुत सरल है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। अब पदाधिकारी कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं उन सब पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की व्यवस्था किसमें की है, द्वितीय अनुसूची में। क्लियर। तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है
कि द्वितीय अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, उनके क्या वेतन, भत्ते और पेंशन। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पैसा जरूरी होता है, पेंशन जरूरी होती है, भत्ते जरूरी होते हैं। तो वो कौन सी सूची में है? द्वितीय अनुसूची में। अब देखिए, ये जो द्वितीय और तृतीय अनुसूची है, ये थोड़ी सी सिमिलर है, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन सी? द्वितीय और तृतीय। अब तृतीय अनुसूची की हम अगर बात करें तो इसमें क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। अब आपने देखा होगा कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, या चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, वो क्या करते हैं? पद प्राप्त करने के बाद क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो बनने के बाद क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो उस शपथ का जो वर्णन है वो किसमें है? अनुसूची 3 में, अर्थात तृतीय अनुसूची में। तो यहां जब कोई अधिकारी बनेगा तो सबसे पहले फोकस किस पर रहेगा? वेतन पर। और जब उसको वेतन अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा? शपथ लेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है समझने की कि पहले हम कोई भी जब वैकेंसी या कोई भी पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका क्या देखते हैं? वेतन देखते हैं, और फिर वेतन के बाद हम क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो ये एक ट्रिक है कि पहले वेतन फिर शपथ, जिसमें आप क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। वरना कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेतन पहले है कि शपथ पहले है। तो पहले वेतन और फिर क्या? शपथ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वित्त, अर्थात पैसा। क्लियर? तो ये द्वितीय और तृतीय अनुसूची आप लोग थोड़ा ट्रिक से याद करें। अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुसूची क्या लिखा है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब देखिए, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे यहां राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो उनका जो प्रतिनिधित्व होगा वो किसमें होगा? चतुर्थ अनुसूची में। तो बहुत सरल है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व केंद्र से, अर्थात राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये कौन सी हुई आपकी? चतुर्थ अनुसूची। अब 5वीं और 6वीं अनुसूची थोड़ी सी मिलती जुलती है, देखते हैं। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण। अब यहां पर यह बात की गई है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसा हो, उनका नियंत्रण कैसा हो। तो ये बात कहां की गई है? 5वीं अनुसूची में, कि उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में सरकार क्या करेगी, क्या प्रावधान होंगे, क्या उपबंध होंगे। अब सेम ऐसी ही आपकी मिलती जुलती है 6वीं अनुसूची। बस अंतर क्या है? यहां पर 4 राज्य लिख दिए हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध। अर्थात यहां पर 4 राज्य जोड़ दिए हैं और वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है कि इन 4 राज्यों में कैसे जनजातीय का प्रशासन हो, कैसे उनका नियंत्रण हो। तो ये 6वीं अनुसूची है। ध्यान रखना है आपको, ये 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और ये त्रिपुरा, अर्थात इन पर्टिकुलर राज्यों के बारे में बताया है। और यहां पर पूरे भारत के बारे में बताया, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र होंगे और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे, उनके बारे में बताया। तो क्लियर? तो 5वीं आपकी अनुसूची में क्या बताया है? आपके पूरे भारत के बारे में, और 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के बारे में स्पेशली बताया है। तो ये कितनी अनुसूची हो गई? आपकी 6 अनुसूची कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में आपकी 3 प्रकार की सूचियां हैं, या 3 प्रकार के विषय हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए, जो संघ सूची के विषय हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको अधिकार है? केंद्र सरकार को। वहां पर नियम कौन बना सकती है? आपकी केंद्र सरकार। दूसरा बात करें राज्य सूची के विषय, तो राज्य सूची के
विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किसको है? आपकी राज्य सरकार को। भाई कुछ राज्य सूची के विषय भी हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार किसको है? आपकी राज्य सरकार को। क्लियर? अब देखिए, केंद्र हो गया, राज्य हो गया। अब तीसरे प्रकार की जो अनुसूची आती है, समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, तो वहां क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। तो जहां पर क्या होगा? संघ भी नियम बनाएगा, राज्य भी नियम बनाएगा, तो वो कौन सी सूची कहलाएगी? समवर्ती सूची कहलाएगी। लेकिन अगर केंद्र और राज्यों में मतभेद होता है तो केंद्र की बात मानी जाएगी, केंद्र के नियम माने जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर संघ सूची के विषय की बात करें तो प्रारंभ में ये कितने थे? 97। दिख रहा होगा आपको ये बॉक्स। प्रारंभ में कितने थे? 97। वर्तमान में कितने होगा ये? 100। इसीलिए इसको अलग अलग लिखा गया है। प्रारंभ में 97, वर्तमान में 100। अब अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें जो प्रारंभ में विषय थे कितने थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। मतलब 5 विषय क्या हो गए आपके? कम गए। अब समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें थे 47 शुरुआत में, फिर बाद में कितने हो गए आपके? 52। अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में पहले कुछ विषय थे और वर्तमान में कुछ विषय हैं जो आपको क्रमवाई याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे, अभी कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, उसके अलावा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो ये आपकी कंप्लीट होती है 7 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर की? 8वीं अनुसूची। बहुत सरल है 8वीं अनुसूची, जो क्या है? बहुत सरल है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अर्थात 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अब बहुत सी भाषाएं हैं 22 भाषाओं में। हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तो ऐसी बहुत सी भाषाएं। जब हम राजभाषा आयोग पढ़ेंगे तो यहां पर एक एक भाषा को पढ़ेंगे। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई ये भी हम वहां पर पूरे वर्णन के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? तो 8 अनुसूची यहां पर क्लियर होती है जो संविधान के प्रारंभ पर थी। अर्थात जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तभी ये हमारी अनुसूचियां थी। कौन सी? 8 अनुसूचियां। अब जो बाकी की 4 अनुसूचियां हैं बहुत सरल है और आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। 9वीं अनुसूची। अब चूंकि ये भारतीय संविधान जब बनकर तैयार नहीं हुआ था तब शामिल नहीं थी। मतलब जब हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था ये उस समय शामिल नहीं थी। इसको कब जोड़ा गया ये हमें देखना पड़ेगा। तो प्रथम संविधान संशोधन अनुसूचियां जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। कब किया गया? 51 में किया गया। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान के तहत जोड़ी गई और कब जोड़ी गई। अब इसमें विषय क्या है देख लेते हैं। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? आपकी 9वीं अनुसूची में। तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में तो उस समय बहुत सी कुप्रथाएं थी, या फिर हम कहें कि उस समय जमींदारी प्रथाएं चलती थी। तो एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीनें होती थी और जो गरीब व्यक्ति होते थे उनके पास जमीनें नहीं होती थी। तो बाद में इन्हीं कुप्रथाओं को सही करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए, जिसमें आपने एक सुना होगा भूमि सुधार आंदोलन। तो उन आंदोलनों में क्या हुआ कि बहुत सी जमीन सरकार ने ले ली, बहुत सी जमीन लोगों को दे दी गई। तो यहां पर कुछ नियम बनाए गए, किससे रिलेटेड? भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, भूमि सुधार से रिलेटेड। तो यहां पर कुछ विधियां बनाई गई 284 अधिग्रहण से संबंधित। अब ये जो विधियां थी
ये जो विधियां हैं अधिग्रहण से संबंधित, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। अर्थात ये जो 284 विधियां हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई मुद्दा कोर्ट में जाता है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे इन आपकी 284 विधियों के लिए। तो उससे क्या हो रहा था, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये जो अधिग्रहण है इनके लिए, या फिर हमारी जमीन की प्राप्ति के लिए या भूमि की प्राप्ति के लिए, या फिर सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती है जिससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उनकी प्राप्ति के लिए हम कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर फिर से समझें कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, और जो विषय है इसके अंतर्गत 284। तो प्रारंभ में कहा गया कि इनके लिए हम कहा नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, अर्थात जो भी सरकार नियम बनाएगी वो क्या होंगे, आपके पत्थर की लकीर होंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, व्यक्ति कहां जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। इनके लिए भी व्यक्ति क्या कर सकता है, लड़ सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। क्लियर। तो ये कौन सी अनुसूची हुई, 9वीं अनुसूची। आगे 10वीं अनुसूची, बहुत सरल। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे रिलेटेड है, दल बदल। किससे रिलेटेड है, दल बदल। तो दल बदल के प्रावधानों को शामिल किसमें किया गया, 10वीं अनुसूची में। अब देखिए, आए दिन आप लोगों ने सुना होगा कि ये व्यक्ति ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया, जीता किसी पार्टी से और चला कहीं और गया। तो उस समय भी ये परिस्थितियां बेकार हो रही थी। तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया और दल बदल से रिलेटेड कुछ प्रावधान बनाए। उसमें कुछ नियम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके तहत ही आप दल बदल कर सकते हैं, वरना आपकी क्या होगी, सदस्यता चली जाएगी। सदस्यता आपकी क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। तो दल बदल से रिलेटेड जो आपकी अनुसूची है वो कौन सी है, 10वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, 9वीं अनुसूची अधिग्रहण की विधियां, 10वीं अनुसूची दल बदल। बहुत सरल। अब जो 11 और 12 हैं ये बहुत ही सरल है, लगभग एक से हैं, बस थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो जो संविधान संशोधन था वो था 73वां संविधान संशोधन 1992-1993। बहुत अच्छे से परिचित होंगे आप लोग और सुना भी होगा आप लोगों ने। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 किससे रिलेटेड है, पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड है, गांव के विकास के लिए, है ना, स्थानीय सरकार को बढ़ावा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और वहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 से 4 प्रकार की संस्थाएं होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो वो संस्थाएं कौन से काम करेंगी, उन विषयों को इसमें शामिल किया गया। 29 आपने देखा भी होगा कि ग्राम पंचायत बहुत से कार्य करते हैं, साफ सफाई, लाइटों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, है ना, नालियों की व्यवस्था, पशुओं की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था, ये सब काम किसके हैं, ग्राम पंचायतों के। तो वही जो 29 विषय थे वो इस अनुसूची में क्या किए गए, शामिल किए गए। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 92-93 29 विषय इसमें जोड़े गए। तो आपको सिर्फ ये शब्द याद रखना है, पंचायती राज, और आपको सब कुछ याद यहाँ पे आ जाएगा। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है। विषय कितने, 29। आगे बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। अब गांव के विकास की तो बात हो गई यहां पर, पंचायती राज की। अब शहरों के विकास के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो 74वां संविधान संशोधन जस्ट इसके बाद 1992-93 में ही शहरी क्षेत्र के विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई। अब शहरी क्षेत्र के विकास के लिए आपने संस्थाएं सुनी होंगी, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका,
तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? शहरों का विकास करती हैं। और उसमें विषय कितने हैं? आपके 18 विषय हैं। इन 18 विषयों के अंतर्गत हमारी शहरी संस्थाएं क्या करती हैं? कार्य करती है, जो हमारी कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत सरल है। 11वीं में पंचायती राज गांव के लिए, और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की संस्थाएं, जिसमें विषय कितने? 18। तो ये हमारी अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूचियां आपसे पूछी जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए। किसी भी अनुसूची से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है ना? ऐसे 12 ही अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। और 11वीं 12वीं तो आपको याद ही हो गई। बाकी बची शुरुआत की, तो बहुत सरल है। सेकंड और थर्ड रिलेटेड है एक दूसरे से। 5वीं और 6वीं रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची बहुत सरल है, संघ राज समवर्ती, अर्थात संघ के विषय, राज के विषय, समवर्ती सूची के विषय। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं में पंचायती राज, और 12वीं में आपकी शहरी व्यवस्था। तो ये है आपकी 12वीं या 12 अनुसूचियां जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर होता है किसका? अनुसूचियों का। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों का एक काम है, बहुत से विद्यार्थियों के फोन आते हैं कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवाया करें। तो मैं आपको बता दूं कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाना संभव नहीं है। यहां पर आप क्या करें, ये पूरा टॉपिक पढ़ें और किसी भी पुस्तक से, जिस पुस्तक में इसके ऑब्जेक्टिव हो, आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है? कमेंट के माध्यम से पूछना है। मुझे आप फोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है। तो आप क्या कर सकते हैं? फोन कर सकते हैं, आपको कोई भी अगर डाउट हो तो। क्यों? क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना ही है। धीरे धीरे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं और आपको क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आने वाले समय में एग्जाम आपके आने वाले हैं। अभी जेल प्रहरी का एग्जाम कुछ लोगों के सामने है। तो जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी का एग्जाम दे रहे हैं, या जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करें? ये टॉपिक पढ़े और तुरंत क्वेश्चन लगाएं। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, कहां से लिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में है, कितने हैं, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग उसको मिस ना करें और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।